तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक विज्ञान की कॉपी, जिसके माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि किस प्रकार से हम यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपके आगामी 4 मार्च को होने वाला विज्ञान का जो पेपर है उसको किस प्रकार से उसके लिए हम कॉपी को लिख सकते हैं, और कॉपी को लिखने से पहले क्या क्या सावधानियां होती हैं। अगर कॉपी को हम अच्छे ढंग से लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार से हम कॉपी को लिखेंगे। यदि कॉपी में बच्चों सूत्र आ जाते हैं, क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत एक भाई आपका टॉपिक होता है भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान में बच्चों क्या होता है, कुछ सूत्र जो होते हैं उनको प्रूव करना होता है ना। तो सूत्र कैसे लिखेंगे, आंकिक प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे, और रफ कार्य, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बच्चों क्या होगी, रफ कार्य होगी। कि रफ कार्य जो होता है कॉपी पर हम कहां पर करते हैं। ठीक है, तो रफ कार्य के लिए क्या उचित स्थान होता है और किस प्रकार से रफ कार्य को हम कर सकते हैं। तो भाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में। उसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं कि कॉपी में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कभी भी प्रश्नोत्तर संख्या गलत न डालें, या हंसिया एक स्केल से कम या ज्यादा ना खींचे। तो इन सभी बातों पर भाई हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बस आप अंत तक जुड़े रहिए और विज्ञान से संबंधित कॉपी में जितने भी आज आपके डाउट होंगे वो यकीन मानिए 100% आपके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले भाई आपको क्या करना है, जैसे ही इन बिंदुओं पर अभी हम बाद में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, पहले हम कॉपी के अंतर्गत थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान देने योग्य आपको बात क्या रखनी है। सबसे पहले जब हमको कॉपी मिलती है तो भाई 15 मिनट पहले हमको कॉपी मिल जाती है। तो कॉपी के पृष्ठ पेज पर और बैक पृष्ठ पर बेटा कुछ जो होते हैं, क्या होते हैं, कुछ आपके आवश्यक दिशा निर्देश दिए होते हैं। तो उन दिशा निर्देशों को हम क्या करेंगे, पहले तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। और सबसे ध्यान योग्य बातें देने वाली जो है वो आपका होता है अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक परीक्षार्थी का सबसे पहले आपको अंकों में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका अनुक्रमांक हो गया। उसके बाद बेटा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो होता है वो जैसा यहाँ पर फिल किया गया है, देखिए लिखा है 1 2 5 0 3 4। तो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे नहीं फिल करना है, जैसा लिखा है ऐसे ही फिल करना। अच्छा, पहले क्या होता था, जैसे मान लिया होता था 6000, तो उसको हम क्या करते थे 6650, ऐसे इस तरीके से फिल करते ना, उदाहरण के लिए मान लिया। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जैसा है एज इट इज ही लिखना है आपको। तो जैसे ये 1 है तो आपको नीचे 1, 2 है तो 2, 0 है तो आपका क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा 1 2 5 0 3 4, 1 2, ठीक है, कितना 0 5, तो यहाँ पर देखिए गलती आपकी हो गई। ठीक है, तो ये सब सावधानियां आपको क्या करनी है, बरतनी है, नहीं तो भाई पेपर में दिक्कत हो सकती। विषय क्या होगा, विज्ञान होगा। प्रश्न पत्र में आपको क्या लिखना है, केवल। उसके बाद आपको प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो होगा अगर, तो आपको इस प्रकार से जो प्रश्न पत्र मिलेगा वहां पर इस प्रकार से एक कोड लिखा होगा, तो आप इस कोड को क्या करेंगे, इसके अंदर फिल करेंगे। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से यहां पर आपको दिन मंगलवार दिया है, किस डेट में आपका एग्जाम होता है वो आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और केंद्र का नाम क्या है, तो यहाँ पर जहां पर आप परीक्षा दे रहे हैं उस केंद्र का नाम, लेकिन आप अपने हिसाब से विद्यालय का नाम नहीं डालेंगे। अब पता लगा कि आप गए पेपर देने, बोर्ड पर नाम लिखा है वही डाल दिया। भाई विद्यालय के अंदर जो कर्मचारी, जो शिक्षक बंधु आपके क्या है रूम में उपस्थित है, आप उनसे जरूर सलाह लें कि सर यहाँ पर विद्यालय का कोड क्या होगा, कैसे क्या होगी। बाकी आपको कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, जो ये सब काम होगा वो आपका क्या होगा, परीक्षक जो होगा वो आपका फिल करेगा। ठीक है, बात समझ गए, बाकी आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो भाई चालू करते हैं आज के इस सेशन में कि किस प्रकार से हम कॉपी को हल करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये कॉपी का पहला पृष्ठ आ गया है। तो यहाँ पर अब आपको हम बता देते हैं, ऑलरेडी हमने इसकी OMR को चेक करके रखा है, तो उसमें भाई आपको भी बताएंगे कितने नंबर बच्चे ने प्राप्त किए हैं। लेकिन आज का मुख्य जो फोकस हमारा रहने वाला है, वो प्रमुख जो हमारा मुख्य उद्देश्य है
वो बच्चों किसको लेकर के है, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है कॉपी को लेकर के, कि कॉपी को हम किस प्रकार से लिखते हैं, क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि हम कॉपी में कभी भी प्रश्नोत्तर संख्या गलत ना डालें। एक तो बात ये हो गई, जैसे यहाँ पर लिखा है खंड बा, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक मतलब इसकी व्याख्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, और उपभाग नंबर 1 है भौतिक विज्ञान। उपभाग आपके 3 पार्ट के होंगे भाई, एक भौतिक विज्ञान का, एक रसायन विज्ञान का, एक जीव विज्ञान का। अब जैसे यहाँ पर लिखा है बच्चों उत्तर नंबर 1, ठीक है, और उसकी कोई एक संख्या होगी जिसके अंतर्गत ये क्या लिखा है, उत्तर नंबर 1 का 1 लिखा है। बात समझ गए, यहां पर भाई उत्तर नंबर 1 का क्या लिखा है, 1 लिखा है। हो सकता है प्रश्न कितने नंबर में हो, 2 नंबर में। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, इसी के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो दो उपयोग लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है, उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो दो उपयोग लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर देखिए बहुत अच्छे से भाई लिखा गया है कि उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। ट्रकों, बसों, कारों, सीट के पास उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रकाश, और देखिए 2 उपयोग, एक ये और एक ये लिखा है। इसके बाद उसी में देखिए क्या लिखा था, उत्तल लेंस के 2 उपयोग, तो ये आपके क्या हो गए, उत्तल लेंस के एक ये हो गया, और ये आपका एक उत्तल लेंस का क्या हो गया, उपयोग हो गया। ठीक है, बात समझ गए। तो इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो इसने भाई बहुत अच्छे से सालिदा तरीके से हल किया है। अब ध्यान देने योग्य हमने बात क्या बताई थी कि हंसिया एक स्केल से ज्यादा ना खींचे। तो जैसे ये वाली आपकी जो हंसिया है, इसको भाई आप कोशिश करें कि एक लाइन से ज्यादा ना खींचे। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो लाइन खींची गई है इसको आप डबल कर सकते हैं। तो डबल करते समय क्या करें, बीच में ज्यादा गैप जो है वो होना नहीं चाहिए। ठीक है, बात समझ गए। इसके बाद बेटा एक का जो इसी का सेकंड ऑप्शन है, मतलब इसके अंतर्गत दूसरा इसका पार्ट दिया गया था, तो उसका था निकट दृष्टि दोष क्या होता है। जितना आपसे पूछता है आप उतना ही लिखिए। अगर पूछता है कि निकट दृष्टि दोष को उचित आरेख के द्वारा समझाइए तो आप आरेख भी बनाते, लेकिन अगर सिर्फ निकट दृष्टि दोष पूछ रहा है तो आप निकट दृष्टि दोष की परिभाषा लिखेंगे और उसके लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं ये आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से 2 नंबर भाई इसमें मिलते हैं और 2 नंबर आपको इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये 4 नंबर का टोटल आंसर इसका हो गया। इसके बाद देखिए बेटा एक आपका सवाल यहां पर दिया है, तो हमने क्या बताया था, आंकिक प्रश्न पर किस प्रकार से हम आज फोकस करने वाले हैं। तो अब एक जरूरी बात आपको भाई बता रहे हैं, जैसे मान लिया बच्चों आपका 2 नंबर का कोई आंकिक प्रश्न है और 2 नंबर की मान लिया क्या है, थ्योरी है। ठीक है, तो आंकिक प्रश्न भी 2 नंबर का है, थ्योरी भी 2 नंबर की है, और आपको दोनों ही आते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ज्यादा आपको वरीयता बेटा आंकिक प्रश्न को देनी है, थ्योरी को नहीं देनी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए थ्योरी में हो सकता है भाई कुछ थोड़ा बहुत आपको नंबर कम दिया जाए, जैसे 2 का है उसको भाई नहीं समझ में आया आपकी थ्योरी, तो क्या करेगा वो 2 का 1 नंबर। अब देखिए तुरंत आधे नंबर पर आ गए भाई, आधे का डिवाइडेशन तुरंत हो गया। लेकिन अगर 2 नंबर है, अगर आपने आंसर सही लाया है भाई तो आपको 2 के 2 नंबर ही मिलेंगे, मतलब आपका रिजल्ट 100% आने की उम्मीद है। बात समझ गए। तो भाई ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न पर बच्चों क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, जो आंकिक प्रश्न है उनको जरूर हल करने का हम प्रयास करेंगे। तो यहां पर u का मान -8 सेंटीमीटर, f का मान -16 सेंटीमीटर और v का मान बेटा कितना दिया है, आपको v का मान निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, बिल्कुल सटा करके लाइन में नहीं लिखेंगे। ये सब आंकिक प्रश्नों में ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसके बाद बेटा दर्पण के सूत्र से यहां पर लिखेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यही सिर्फ लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं प्रयोग करना है हमको भाई, लिखना है ऊपर दर्पण के सूत्र से 1/u बराबर, ठीक है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो फिर क्या करेंगे भाई, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए इसने थोड़ा यहाँ पर भाई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि v इज इक्वल टू हमको निकालना था ना, तो v बराबर भाई निकालना था तो v का मान यहाँ पर रखना था। ठीक है, तो इसने क्या किया है, v को इधर ले आया है ना, तो भाई इसको हम क्या करेंगे, ये आपका v होगा तो v बराबर आप निकालेंगे ना, तो v बराबर निकालेंगे तब इसका आंसर जो होगा वो आपका आएगा। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका एक क्वेश्चन होगा, तो इसके लिए भाई 4 नंबर का होगा, तो 1 नंबर कट कर दिया जाएगा, तो 3 नंबर इसको प्राप्त होंगे। इसके बाद बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में कह रहा उत्तर नंबर 3,
दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या है? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम लिखना है। ठीक है, यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेच घुमाने की दिशा, अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, आपको ज्यादा भाई इसके अंदर बकवास वगैरह नहीं लिखनी है, आपको उतना ही लिखना है जितना कि पेपर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, समझ गए? तो ये भी आपका क्वेश्चन हुआ है और इसके अंतर्गत भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं भाई इस कॉपी का चौथा क्वेश्चन, जो कि बेटा लॉन्ग आंसर से संबंधित रहेगा। ठीक है, देखिए कह रहा घरेलू विद्युत परिपथ। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बतानी है घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है, और जो आपका अगर इसमें सवाल होता तो आपको क्या करना पड़ता बेटा, सवाल हल करते। ठीक है, लेकिन अगर सवाल नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको सवाल मत हल करिए, आप आराम से जो आपका दिया है उसको आप हल करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक दिक्कत इन्होंने क्रिएट कर दी है कि हमेशा इस जैसे ब्लैक पेन का बीच में ब्लैक स्केच का इन्होंने यूज कर दिया है, तो ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करेंगे भाई, आपको करना ये रहता है कि जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी पेन से आप प्रयास करें, तो ये थोड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है इसका है। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा लिखा है, तो भाई ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 6 नंबर इसको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से भाई यहाँ पर इसको हल किया है, लिखा है उपभाग नंबर 2 रासायन विज्ञान, और उत्तर नंबर 5 का बेटा क्या है, पहला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है इसका कि रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए, कि रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से हम पूरा करते हैं। ठीक है, तो पहला है बेटा एसिटिक एसिड, और दूसरा है एथिल अल्कोहल, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर जो एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा है, तो हम प्रयास ये करें कि इसको इस प्रकार से लिखने का प्रयास करें, ऐसे लिखे कॉन्सेंट्रेटेड और इसको कर दे बेटा H2SO4। ठीक, एक साथ लिखने का प्रयास करें, ये आप मत करिए ये ऊपर सांद्र और नीचे H2SO4। ठीक है, तो ऐसा करने का आप प्रयास मत करें। तो यहाँ पर देखिए भाई सबको पता होगा CH3COOH प्लस C2H5, और ये सांद्र H2SO4 होगा, तो ये आपका एसीटेट बनेगा, और क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर आपका जल बनेगा। अब एक आपको काम करना है, अगर आपको आता है तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे इसका सूत्र भी लिख देंगे। किसका सूत्र, जैसे एथिल एसीटेट है तो इसके नीचे आप क्या लिख देंगे, एथिल एसीटेट। ठीक है, समझ गए? तो आप एथिल एसीटेट, और ये आपका क्या है, एथिल अल्कोहल, तो इसके नीचे आप एथिल अल्कोहल लिख दीजिए। ठीक है, मेन प्रोडक्ट के बारे में लिखिए, बाकी ये तो सबको पता है, ये जल है आपका। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड है ना, ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ठीक, समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार से इस कॉपी में हमको ये सब करना है। तो ये क्वेश्चन सही है भाई, बिल्कुल सही है, जली है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है, तो इस अभिक्रिया को इस प्रकार से हमने इसने लिख दिया है भाई, ये भी आपका। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। तो इसके अंतर्गत 2 प्रश्न थे, और 2 नंबर का ये आपका है, और 2 नंबर का आपका ये है। ठीक है, तो ये आपके 4 नंबर हो गए इस प्रश्न के। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि किस प्रकार से अगला प्रश्न इसका भाई हम हल करने वाले हैं। तो देखिए उत्तर नंबर 6, तो 6 का क्या है, पहला है बेटा। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो आपका धावन सोडा है उसका रासायनिक नाम लिखिए, अणुसूत्र लिखिए, और इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, बात समझ गए? पेपर आपको हम दिखा सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि भाई आपको क्या करते हैं, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को हल करवा देते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है धावन सोडा का रासायनिक नाम लिखिए, अणुसूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक नाम भाई क्या है, सोडियम, ठीक है, कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बिल्कुल सही लिखा है। धावन, अब देखिए धावन, तो यहाँ पर धामन लिख दिया है। ये सब छोटी छोटी बातें जो है आपको ध्यान रखने वाली है। धावन सोडे का अणुसूत्र बेटा क्या होगा, Na2CO3.10H2। ठीक है, तो 1 नंबर भाई इसका, 1 नंबर इसका, ये हो गया। और 2 नंबर में ये आपका बनाने का रासायनिक समीकरण। तो धावन सोडा को बनाने के लिए कास्टिक सोडा, ठीक है, में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो ये आपका कास्टिक सोडा में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, तो आपका ये प्राप्त होगा। तो ये 4 नंबर इसके लिए आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको ध्यान देने योग्य बात क्या है भाई, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है उत्तर नंबर 7 का
1। तो भाई यहाँ पर ये 7 लग नहीं रहा है, 7 आप बनाए तो इस प्रकार से 7 बनाने का प्रयास करें, ठीक है, जो दिखे कि किस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, हल कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। अब देखिए यहाँ पर भाई जब हमको पता था पहले से कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो अंतर है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, तो इसको यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा है, तो आपको यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको क्या करना है, इस हेडिंग को उठा करके यहाँ पर और इसको थोड़ा नीचे कर देते। अब देखिए 7 का दूसरा यहाँ पर लिखा है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। अब जैसे एग्जामिनर को प्रॉब्लम क्या होगी कॉपी में, जैसे एग्जामिनर यहाँ पर इसको हल करेगा, तो जब इसको हल करेगा एग्जामिनर तो उसके सामने प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि वो पीछे पलट के पेज को देखेगा कि भैया यहाँ पर ये क्वेश्चन किसका है, ठीक है, ये किसका है क्वेश्चन, ये इसको दिक्कत होगी ना, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए आप लोग ऐसा प्रयास भाई ना करें, कॉपी को थोड़ा सावधानी पूर्वक रखें, क्योंकि भाई पेपर आपको एक बार ही हाई स्कूल में देना है ना, ठीक है, पेपर आपको क्या करना है बेटा, हाई स्कूल में एक बार ही देना है। तो प्लीज़ भाई इस प्रकार से आप कॉपी बिल्कुल ना लिखें, ठीक है, समझ गए। तो ये केमिस्ट्री का कितना हो गया भाई, 2 प्रश्न हो गए। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया, और ये तो ये एक ही में थे भाई, देखिए यहाँ पर 7 का 1 और यहाँ पर 7 का 2 है, तो इसके लिए भाई 3 नंबर और 3 नंबर इनके लिए, तो 3 नंबर यहाँ पर इनको मिलते हैं और 3 नंबर जो है भाई इनको कहाँ पर मिलते हैं, 3 नंबर इनको यहाँ पर, ठीक है। अभिक्रियाओं को देख लीजिए, HNO3 + CaOH का होल टू H, Ca बेटा कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, और वो सॉरी Ca 1 है, Ca 1 है, ठीक है। NO3 कितने हैं, 2 है, NO3 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 तिहाई 6 और 6 2 8, तो 3 दूनी 6 6 2 8, ठीक है, सही है अभिक्रिया। दूसरा है BaCl2 + H2SO4, तो Ba 1 हो गया, Ba 1 हो गया, Cl 2 है तो Cl 2 हो गए, H 2 है 2 हो गए, SO4 1, SO4 ये भी सही है अभिक्रिया। देखिए Na कितने हैं, 2 हैं, सोडियम, तो यहाँ पर सोडियम कितने हो गए, सोडियम भी भाई 2 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 4 और 2 6, तो यहाँ पर कितने 4 और 2 6, ठीक है। हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 2 4, ये भी अभिक्रिया आपकी क्या हो गई, सही होगी, ठीक है, समझ गए बच्चों। इसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं कॉपी को, देखिए यहाँ पर ये लिखी है रिएक्शन, तो यहाँ पर है 6CO2 + H2O = तो कार्बन कितने हैं 6, कार्बन कितने हैं आपके 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन है यहाँ पर 12 और 2 यहाँ पर कितने हैं 14, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 6 दूनी 12, और यहाँ पर बच्चों कितने हैं, यहाँ पर है आपके 6 दूनी 12, ठीक है। तो 12 और 1 कितने हो गए भाई इसके, तो एक, ये रिएक्शन गड़बड़ है ना, गलत है, तो इसको भाई कट कर देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2CuS, तो कॉपर कितने हैं 2, 1 कम 2 दूनी 4, यहाँ पर देखिए कितने हैं, यहाँ पर भी आपके कॉपर कितने हैं बेटा, यहाँ पर भी आपके कॉपर 2 ही है और यहाँ पर 4 है, और सल्फर कितने 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पर 2 ही, तो ये भी अभिक्रिया इन्होंने गलत हल की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये इस प्रकार का है भाई, तो ये क्वेश्चन आपको देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, छोटी सी गलती इन्होंने यहाँ पर भी भाई की है, इसको 6 कितने हो जाएंगे, देखिए कार्बन यहाँ पर लिखे हैं, तो ये भी, तो ये 3 इसके अंतर्गत सही है, 3 गलत है भाई, तो इसका 1.5 नंबर मतलब 1 नंबर कट कर देते हैं, तो 3 नंबर और 2 नंबर यहाँ पर मतलब 5 नंबर इस क्वेश्चन में इनको मिल गए हैं, ठीक है, समझ गए। आगे देखते भाई, अगला है उपखंड नंबर 3 जीव विज्ञान, ठीक है। उत्तर नंबर 8 का 1 जो है वो क्वेश्चन है कि आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है, कि आक्सी और अनाक्सी श्वसन को किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यह प्रक्रिया कोशिका के बाहर होती है, यह प्रक्रिया कोशिका के अंदर, तो इस प्रकार से इसको बहुत अच्छे तरीके से भाई वेल डिफाइंड इन्होंने किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए इनको बेटा कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, ये आपका 8 का है, ठीक है, मतलब 1 है, तो इसके लिए 2 नंबर यहाँ पर इनको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में बच्चों है कि क्वेश्चन कह रहा है कि
हीमोग्लोबिन क्या है या कहाँ पर पाया जाता है, श्वसन में इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा हीमोग्लोबिन क्या है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या करना है, हमको भूमिका दर्शाना है। और पहला क्वेश्चन था आक्सीय और अनाक्सीय का, तो 2 नंबर का 2 नंबर मिल गए। ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन तो इस प्रकार से, हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन है, इसका निर्माण लौह युक्त वर्णक हिम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। सभी ठीक पृष्ठवासियों में यह लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है। केंचुए तथा अपृष्ठवासियों में यह रक्त प्लाज्मा हेतु घुला रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है भाई, 2 नंबर इस प्रश्न के लिए भी इनको प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों है, पादप हार्मोन्स की 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो एक विशेषता इन्होंने लिखी है कि इनका संश्लेषण पौधों में विभज्योति ऊतक से होता है। ये साधारणता व न्यूनता स्थान अलग अलग प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और पादप हार्मोन्स परिवाहन द्वारा अन्य भागों में पहुंचकर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन्स भोज्य प्रकृति या शरीर संरचना से जुड़ने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, और ये कितने क्वेश्चन भाई नंबर का था, ये आपके अंतर्गत 4 नंबर का था, तो ये आपको 4 अंक प्राप्त होते हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार से भाई, ये आपका अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण पर आपको टिप्पणी भी लिखनी है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण पर आपको रिएक्शन लिखनी है। देखिए सनलाइट, यहाँ पर क्लोरोफिल लिखा है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये क्वेश्चन जितना आपसे पूछा जाए उतना ही आप लिखेंगे, तो इसके लिए भी इनको 4 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर का, क्वेश्चन नंबर 11, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो जितना पूछता है, अगर किरण आरेख पूछता है तो आप किरण आरेख बनाएंगे, वैसे आप बिल्कुल भी ध्यान इन पर नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस लास्ट क्वेश्चन में आपको कितने नंबर प्राप्त हुए, इनको भाई 6 नंबर। तो इस तरीके से इनको 6 नंबर मिल गए। ठीक है, अब कॉपी के नंबरों की गणना तो बाद में करेंगे भाई, पहले हम ये समझे कि रफ कार्य क्या होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर रफ कार्य किया है उस क्वेश्चन का, तो इसको लिख करके इन्होंने अच्छे तरीके से कट कर दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कॉपी को कैसे लिखें। तो हमने आपको बताया कॉपी को कैसे लिखते हैं। ठीक है, बढ़िया अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। कॉपी में कभी भी आप क्या करेंगे, गलत ठीक है प्रश्न संख्या नहीं डालेंगे, ना ही कॉपी में बेटा रोल नंबर जो होगा वो गलत डालेंगे। भाई जब कॉपी को लिखने के पश्चात आपके पास जो 5 से 10 मिनट शेष रह जाते हैं, उन 10 मिनट में आपको क्या करना है, उस 10 मिनट में आपको कॉपी को देख लेना है अच्छे तरीके से कि किस प्रकार को हमने, मतलब किस प्रकार से इसको हमने लिखा है, अंडरलाइन वगैरह किया है कि नहीं किया है। ठीक है, रोल नंबर सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सब। अगर रोल नंबर बाई चांस गलत भी हो जाता है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको परीक्षक जो होगा वहाँ पर उसकी ठीक है पूछताछ के द्वारा ही आपको उसे सही करना होता है ना। ठीक है, अपने हिसाब से कभी भी उसमें व्हाइटनर या अलग स्केच या किसी भी चीज़ का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, हंसिया एक स्केल का ही होना चाहिए, ये चीज़ सबसे ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कॉपी कैसे लिखे। तो ये तो हो गया। सूत्र आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से जिसमें सूत्र लिखना है 1/m बराबर, ठीक है 1/v प्लस 1/u मान लिया, ऐसे लिखना है आपको। तो इसको एक बढ़िया से डब्बे के अंदर बंद कर दीजिए और फिर आपको इस सूत्र को अच्छे से लिखना है। आंकिक प्रश्न आपको हमने हल करके बताया ही है। अब मुख्य बात जो है वो क्या आती है बेटा, मुख्य बात आती है कि रफ कार्य का जो काम है वो कहाँ पर किया जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉपी के पीछे पृष्ठ पर जाना है और आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको बताए दे रहे हैं। सिर्फ आपको इसके लिए उत्तर पुस्तिका में जो दिए गए निर्देश है उसमें से चौथा आपको क्या करना है, उत्तर पुस्तिका को पढ़ना है। देखिए लिखा, परीक्षार्थी को चाहिए कि वे उत्तर पुस्तिका के पन्नों के दोनों ओर लिखे। ठीक है, मतलब दोनों ओर का मतलब क्या है, जैसे ये पन्ना है तो इसके इधर भी लिखे इधर भी लिखे। ठीक है, तो दोनों ओर लिखे भाई, लिखे रफ कार्य आवश्यक प्रलेख, ठीक है, अथवा गुणन प्रक्रिया कवर पृष्ठ के पीछे अथवा किसी अन्य बाएं पृष्ठ पर की जा सकती है। ठीक है, आपको क्या करना, बाएं पृष्ठ पर रफ कार्य करना है, जिस पर रफ कार्य लिखकर काट दिया जाए। ठीक है, अन्य किसी प्रकार की कोई भी अवैध सामग्री लाने पर उसके प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। तो ये आपको पॉइंट बिल्कुल पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रत्येक बाएं पृष्ठ पर आपको रफ कार्य करना है, या बेटा आपको क्या करना है, या आपको जो पीछे का ये पृष्ठ दिया होता है, अंतिम पृष्ठ जो होता है, इस पृष्ठ पर आपको क्या करना है, रफ कार्य, और इस प्रकार से यहाँ पर मेंशन कर देना है कि हमने रफ कार्य किया है और इसको फिर इस प्रकार से कट कर देना है। ठीक है, तो अब भाई क्या करते हैं, इस कॉपी को देख लेते हैं कि इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है,
जोड़ लेते हैं। तो भाई देखिए कापी को जोड़ते हैं कि कितने अंक इसने जो है वो प्राप्त किए हैं। ठीक है, 50 नंबर की थी कापी, तो 50 नंबर की कापी है। हालांकि बहुत गलतियां भाई कापी में मिली है, तो बहुत गलतियां इसीलिए गलतियां है कि आपको बताया जाए कि आप ये गलती मत करें। ठीक है, तो भाई सबसे पहले देखिए 2 और 2 ये कितने हो गए, 4 और 4, और ये कितने बेटा 7 और 7, और ये 4 अंक है, तो 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, 11 और यहाँ पर 6 अंक प्राप्त किए हैं, तो 11 और 6 कितने हो जाएंगे आपके, 11 और 6 बेटा आपके हो जाएंगे 17। ठीक है, इसके बाद 17 और 2 कितने होंगे, 19, 19 2 कितने होंगे, 21। ठीक है, 21 और 4 कितने हो गए बेटा, 4 आपके ये 25 हो गए, 25 और 3 कितने हो गए, ये आपके 28 अंक हो गए। ठीक है, 28 और 2, 28 2 कितने होंगे बेटा, 28 2 आपके 30 हो जाएंगे, 30 2 32 अंक हो गए। 32 और 2 कितने, 32 और 2 आपके 34, 34 4 38, 38 4 कितने हो जाएंगे भाई, 42 नंबर हो जाएंगे, 42। और 42 के बाद 6 अंक यहाँ पर इन्होंने प्राप्त किए हैं, तो 42 और 6 कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। ठीक है, तो 48 अंक इन्होंने कापी में प्राप्त किए हैं, और 48 के बाद भाई इन्होंने 20 नंबर उसमें प्राप्त किए। तो 48 में से, ठीक है, 50 में से 48 उसमें और 20 उसमें, तो टोटल बेटा कितना हो गया, 68। और 68 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं किसमें, 70 में। तो अगर इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, कापी को लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप कापी को अगर लिखने का प्रयास करें या लिखेंगे, तो भाई होगा क्या, आपका अगर यही 70 में 68 का रहा, ठीक है, तो 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे, तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 98, 98 अंक हो जाएंगे। अगर आप हर एक विषय में 98 अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो भाई उम्मीद के साथ बिल्कुल हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आपका प्रतिशत 98% हो जाएगा, तो आप यूपी में अपना स्थान जरूर ला सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मेरिट में आपका स्थान बिल्कुल ही पक्का है, वो भी आपका कोई 15वां 20वां स्थान नहीं, आपका पहला या बेटा आपका दूसरा स्थान बिल्कुल पक्का है, अगर इस तरीके से आप कापी लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन सभी सावधानियों को आप क्या करें, बिल्कुल ध्यान में रखें, और ध्यान में रख करके भाई कापी को हल करने का प्रयास करें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर उसके बाद हम आपको एक नई कापी के साथ मिलेंगे, और आपको अगले लेक्चर में हम भाई प्रयास करेंगे किस प्रकार से कापी को हम और बेहतर लिख सके और बेहतर अंक प्राप्त कर सके। ये 2 नंबर जो कटे हैं, इन नंबरों को भी हम भाई क्या करें, इन नंबरों को भी सही करने का प्रयास करें। ठीक है, तो धन्यवाद भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, भेजने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके मित्र लोग भी कापी में अगर कोई गलती करते हैं, तो आप उनको भी इस कापी को दिखा करके क्या कर सकते हैं, उनका और अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो भाई एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।